नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं और उन्होंने लगातार एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लेना शुरू किया है जो देश के वंचित और शोषित तबके को न केवल मुख्य धारा से जोड़ते हैं बल्कि उन्हें न्याय दिलाते हैं, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी परेशान है। आपको मैं बता दूं कि अब इन्हीं डिसीजनों की श्रृंखला में जस्टिस बी.आर. गवई ने एक और ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है जो कि देश के वंचित वर्ग, खासतौर से ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है ये फैसला, आइए आपको दिखाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, आरक्षण की व्यवस्था है और ये व्यवस्था एक ढाल का काम करती है, वंचित और शोषित तबकों को न्याय दिलाती है, मुख्य धारा से जोड़ती है और किसी भी किस्म के जुल्म और अत्याचार से बचाती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि आज 2025 में भी अभी तक ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। इसी व्यवस्था को लागू करने में जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। आप देख सकते हैं, सीजेआई ने बदला 64 साल पुराना नियम, यानी कि बहुत ही पुराना 64 साल पुराना नियम बदला है। अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा ओबीसी को आरक्षण। जी हाँ, चौंकिए नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सच है कि अभी तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था सुप्रीम कोर्ट में। आज 2025 में जाकर ये व्यवस्था बनी है और बनी है किसकी वजह से? जस्टिस बी.आर. गवई की वजह से। आपकी उनके बारे में जो भी राय हो, जो भी आप कहना चाहते हो, उसका समर्थन करते हो या विरोध करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको आगे खबर बताता हूं कि 3 जुलाई को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया कि अनुच्छेद 146(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स नियमों में संशोधन किया गया है। ये संशोधन किया है देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है। यह ऐतिहासिक कदम पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के नेतृत्व में उठाया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सच है कि जो पूर्व न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, इनकी बहुत सी बातों के लिए आलोचना होती रही है, लेकिन ये उन्होंने भी इस काम में उनका भी योगदान है। इसके अलावा जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके समय में यह लागू हो रहा है। 3 जुलाई को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया कि अनुच्छेद 146(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स नियमों में संशोधन कर दिया गया है जस्टिस बी.आर. गवई के द्वारा। तो इसका परिणाम क्या होगा, देखिए। संशोधित नियम 4A के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इसके अलावा दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसार लागू किया जाएगा। तो अब एससी, एसटी, ओबीसी, ये सभी जितने भी किस्म के आरक्षण हैं, ये सभी अब सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होने जा रहे हैं। लेकिन अब लागू होने जा रहे हैं, तो इसके पहले क्या व्यवस्था थी, एक नज़र डाल लेते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारियों की नियुक्ति में केवल एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। ओबीसी के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। यह पहली बार हुआ कि ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भी न्यायालय की स्टाफ नियुक्तियों में अवसर मिलेगा। नई आरक्षण व्यवस्था पोस्ट आधारित होगी, न कि रिक्त आधारित। यह प्रणाली 1995 के सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के प्रसिद्ध आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य फैसले पर आधारित है। तो ये व्यवस्था जो है ये पोस्ट आधारित है, यानी कि एक कोई पोस्ट है तो उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति बैठेगा। जब वो रिटायर हो जाएगा तो फिर से जो है जो नया व्यक्ति आएगा वो भी उसी वर्ग से संबंधित होगा।
तो इसका मतलब ये है कि अब एक पोस्ट पर एक ही समाज यानी ओबीसी वर्ग से, या अगर कोई एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है तो उस पर एससी एसटी वर्ग का ही कर्मचारी आएगा जब भी वहां पर भर्ती होगी। इस फैसले में कहा गया है कि आरक्षण पोस्ट के अनुसार तय होना चाहिए, न कि सालाना रिक्तियों के आधार पर। प्रत्यक्ष भर्ती और प्रमोशन के लिए अलग अलग रोस्टर होना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका रहेगा। एक बार कोई पोस्ट किसी आरक्षित श्रेणी में अगर शामिल हो जाती है, किसी आरक्षित श्रेणी को आवंटित हो जाए, तो वह स्थायी रूप से उसी श्रेणी की बनी रहेगी, भले ही वो व्यक्ति रिटायर हो जाए। यानी जो अगला व्यक्ति आएगा वो भी उसी श्रेणी से आएगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, और जो उसका मातृ संगठन माना जाता है यानी कि आरएसएस, इनका क्या विचार है। इनका विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी वास्तव में सरकार की होती है। और इनका क्या रुख है आरक्षण के मुद्दे पर, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण से आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं आरएसएस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो समय समय पर ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी आपने बयान देखा था कि अगर 400 सीटें दिला दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान में क्या बदलना था आखिर? आप देख सकते हैं, संविधान प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटे, ये मांग भी आरएसएस की है, भाजपा की भी है। और आजकल आप लगातार ये चर्चा सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। समय समय पर संविधान में कुछ इधर कुछ करने की मांग चलती ही रहती है आरएसएस और भाजपा की तरफ से। और उनका अंतिम टारगेट क्या है ये आप सभी मेरे ख्याल से जरूर जानते होंगे। लेकिन एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जस्टिस BR गवई, जो कि दलित समाज से आते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, और जिन्होंने पद संभालते ही, शपथ लेते वक्त ही कह दिया था कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपने लिए कोई पद नहीं चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा कि बहुत से पुराने चीफ जस्टिस, चाहे वो चंद्रचूड़ जी खुद ही हों जो कि अभी एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए हैं, या फिर इसके पहले के गोगोई साहब हों जो कि राज्यसभा पहुंच गए हैं, और उसके भी पहले के बहुत से लोग हैं जिसमें किसी को राज्यपाल बना दिया गया है, किसी को कोई और सुविधा दे दी गई है, कोई बड़ा ऑफिस दे दिया गया है। तो ये सब निश्चित रूप से सरकार से प्रभावित न्यायाधीश होते हैं। लेकिन जब से BR गवई साहब ने कह दिया कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार का दबाव या कोई भी किस्म का लालच इनके ऊपर काम नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और संविधान की रक्षा करना, संविधान को लागू करना ही उनकी जिंदगी का मकसद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को बदल सकता है या पूरे सिस्टम को बचा सकता है? आप देखिए, एक अकेला व्यक्ति पूरे सिस्टम से टकरा सकता है या नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये रिटायर हो जाएंगे। इनकी जगह पर कोई नया व्यक्ति आएगा, वो पता नहीं किस विचारधारा को फॉलो करता होगा, किस किस्म का इंसान होगा। तो आपकी जो भी राय हो इस पूरे मामले में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।